पराग ठक्कर साहब, अर्निंग सीजन को लेकर तो बड़ी कमेंट्री यहाँ पे आ गई, अलग अलग यहाँ पे आंकड़े निकल कर आए। आप लोग क्या इससे टेक अवे निकाल रहे हैं? आप लोग जो फंड मैनेज करते हैं तो आप लोग इस अर्निंग सीजन को बेस मान के चल रहे हैं कि इसके बाद हमें कुछ चीज़ों को फेरबदल करना होगा, या फिर थोड़ा सा और इंतजार करें सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट को लेकर के? नहीं, देखिए, पहले तो मैं सब आपके व्यूअर्स को और आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी जन्माष्टमी बोलना चाहूँगा। मैं अर्निंग सीज़न में हम लोग ने काफ़ी इस पे काम किया है। हम हर अर्निंग कॉल को सुनते हैं ताकि आगे की कमेंट्री कैसी है वो पता चले। तो जैसे कि अनुज जी ने बताया कि इट वाज़ नॉट अ वॉश आउट और डिजास्टर्स क्वार्टर, क्योंकि अप्रैल, मई, जून जनरली इंडिया में सीज़नली भी ठंडा क्वार्टर रहता है। बिकॉज़ जनवरी, फरवरी, मार्च इज़ जनरली वेरी गुड इन इंडिया, जहाँ गवर्नमेंट का कैपेक्स और वो सब भी बहुत जोर से होता है। अप्रैल में जून थोड़ा-सा ठंडा ही रहता है। उसके चलते हुए मैंने देखा कि कई कंपनियाँ, जैसे अनुज जी बता रहे थे कि ऑटो में जैसे टीवीएस मोटर्स और महिंद्रा के नंबर्स थे। लीवर में 4% वॉल्यूम ग्रोथ था, व्हिच वाज़ अ वेरी गुड मूव थिंग टू सी। तो ऐसे काफ़ी, जैसे मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट कल हमने देखा, तो स्टार्टिंग में जब जैसे ही रिजल्ट सीजन शुरू हुआ तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे थे। एसबीआई का रिजल्ट भी काफी अच्छा था इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी एटलीस्ट। तो जो जो कुछ एनबीएफसीज में या जिसमें एक्सिस बैंक जैसे ही बैंकों में जो असेट क्वालिटी का इश्यू था, वो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई जैसी बैंकों में बिल्कुल नहीं था। उनका क्रेडिट कॉस्ट 50 बिप से कम था। तो बेसिकली अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो सारे सेक्टर में कुछ एक्सेप्शंस ऐसे रहे हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि एशियन पेंट्स में जो मार्केट शेयर लूज कर रहे थे, जो पूरा उनका जो मोमेंटम था वो चला गया, तो वापस थोड़ा सा रिस्टोर होता हुआ दिख रहा है। तो काफी चीजों में ये बॉटम बन गया है। और कई कंपनियों ने भी ये बोला है कि ये क्वार्टर या तो अगला क्वार्टर ये बॉटम है। और फिर हम अभी फेस्टिव सीजन में आ गए। फॉर एग्जाम्पल, अभी गणेश चतुर्थी है, ओणम है, उसके बाद नवरात्रि, दिवाली है, तो ये 2 महीने में ऑटो है या वेरियस कंजम्पशन सेक्टर्स में अर्निंग्स बढ़ेगी। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ों में बॉटम आउट हो गया है और ये मार्केट को अंदाज़ा लग गया है, और इसीलिए कुछ बहुत ज़्यादा ना, जहाँ बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे रिज़ल्ट, वहाँ पे भी हमको स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो बेसिक, और दूसरा मैं आपका जो पॉइंट है मैक्रो लेवल पे मैं बात करना चाहूँगा। एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि डॉलर इंडेक्स जो है, वो 110 से अभी 98 के नीचे चला गया है। तो दैट इज़ वन पॉजिटिव फैक्टर, और उसके ऊपर ये एस&पी की अपग्रेड आना, अगर मेरे और क्रूड ऑयल का भाव अभी $66 चल रहा है, जो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट चीज है इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करेंसी। तो मेरे हिसाब से द स्टेज इज सेट। नाउ अभी प्रॉब्लम सिर्फ एक है, जैसे कि डिस्कशन हो रहा था कि कल पुतिन साहब और ट्रम्प साहब की मीटिंग है। अगर रशिया के ऊपर कोई बड़े सैंक्शन नहीं लगाए गए और रशिया की वजह से हमारे ऊपर कोई सेकेंडरी टैरिफ या ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं आया, तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छी बॉटम फॉर्मेशन होगी, और यहाँ से सिलेक्टिव स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स और जिनकी कमेंट्री स्ट्रांग है और कंपनीज अच्छी है, वहां पे बेस बनता हुआ दिखेगा, और यहाँ से ग्रेजुअली विल सी रिकवरी। बिल्कुल, हम लोग दरअसल शो के शुरू में चर्चा कर भी रहे थे कि हम लोग इस शो में अपने दर्शकों को बताएँगे, चूँकि आज़ादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो कुछ ऐसे स्टॉक, कुछ ऐसे शेयर से आज़ादी दिलवा दें जो लोगों के पैसे फँसा करके रखे हुए रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो हम लोग चर्चा आमतौर पे करते नहीं हैं, लेकिन एक लोगों को, दर्शकों को एक हिंट ज़रूर मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए मोटा-मोटी कि कहाँ से अब बचने की ज़रूरत है। क्योंकि एक ब्रॉडर तस्वीर घरेलू मोर्चे पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकल कर सामने आ रही है। सुनील सुवर्णम साहब, आपसे मैं शुरुआत करूं कि आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से तेज़ी से माहौल बदल रहा है, उसमें किन-किन सेक्टर से अब हमें बच के रहना चाहिए? अगर उस सेक्टर के स्टॉक्स वगैरह पोर्टफोलियो में हैं तो उनसे थोड़ा-सा दूरी बना कर रख लिया जाए। देखिए, मैं नहीं दूर रहने का सलाह नहीं दूंगा। मैं क्यों ये कह रहा हूँ ना कि देखिए, जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहे थे वो आईटी है। ओके, मगर मेरे ख्याल में वो खास बात है ये सेलिंग है के सुनील कारण। जी, हाँ। आपकी हेलो। सबसे खास बात ये है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर कभी निराशावादी नहीं रहते हैं। ये हम लोगों को व्यक्तिगत लाइफ में भी सीखना चाहिए। नहीं, बट देखिए ना, मार्केट ने भी वो सपोर्ट किया है ना कि इतने प्राइस सेलिंग के बावजूद हमारे मार्केट की स्थिति डिसेंट है। ये कोई नहीं, हाँ, यस, बाकी मार्केट के खिलाफ होंगे परफॉर्मेंस, बट एक डोमेस्टिक निवेशक नाराज नहीं है निवेश करने के बाद।
तो मैं मानता हूँ कि देखिए, आपको नेगेटिव कोई सेक्टर को चुनने की कोई भी ये नहीं होती है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास पैसा है और वो खरीदेंगे। तो अगर पैसा है खरीदेंगे तो समझिए कि जो गिरा है उसकी बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। ये सिंपल तत्व है ना, बिकॉज़ वैल्यू को प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा गिरावट होती है तो भरपूर पैसा मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक जाके खरीदारी करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप सेक्टर कॉल्स मत लीजिए एज़ अ इन्वेस्टर। आप म्यूचुअल फंड के पास पैसे को सौंप दीजिए। आप खाली ये कीजिए कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए अक्रॉस योर कैप कर्व और डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लासेस। तो मेरा मानना है कि कोर पोर्टफोलियो में आज आपको 2 ही तरह के फंड की ज़रूरत है। एक है मल्टी कैप फंड, जो ऑलमोस्ट इवनली आपको लार्ज, मिड और स्मॉल में निवेश को स्प्रेड करती है, और दूसरा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहाँ पे ना ही इक्विटी का थोड़ा लार्ज कैप होता है, मगर गोल्ड और सिल्वर की ये होती है, क्योंकि आज माहौल है कि यूएस की रेट कट 94% सितंबर में रेट कट फैक्टर हुआ है, डॉलर वीक हो रहा है, तो गोल्ड के लिए वो पॉजिटिव है। तो गोल्ड का रहना पोर्टफोलियो में अच्छी बात है। तो मैं कहूंगा कि आप सेक्टरल बेसिस पे आप गिने चुने कुछ भी मत कीजिए, आप कैप कर्व के ऊपर डाइवर्सिफाई कीजिए, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज के आंकड़े देखें तो 40% टोटल फ्लोज के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक खरीदने लायक पैसा फंड मैनेजर के पास है। और जब एफआई की वापसी होगी थोड़ी बहुत एसएनपी के जो अपग्रेड के कारण, वो लार्ज कैप ज्यादा खरीदेंगे। तो इसीलिए आपको एक मल्टी कैप फंड और उसके साथ एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को जोड़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। फंड मैनेजर के हाथ में छोड़िए कौन सा सेक्टर कौन से स्टॉक को जी, खरीदना जी। है। बिल्कुल, आप खुद ज़्यादा दिमाग यहाँ मत लगाइए, फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ देंगे। एक चीज़ जो आप बार-बार जोर दे रहे थे सुनील जी, ये पिछले सवाल के जवाब में फिरोज़ अज़ीज़ साहब ने भी इस पे जोर दिया कि फंड मैनेजर के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है। अब पैसा है तो पैसा लगाएँगे, लेकिन मेरा सवाल एक बड़ा ही मतलब मोटा सवाल ये है कि पैसा है तो पैसा कहीं भी तो नहीं लगाएँगे। पैसा लगाने के लिए तो हमें जगह चाहिए, वहीं लगाएँगे जहाँ हमें एपेटाइट दिखे, जहाँ लगे कि हाँ, इस सेक्टर में, इस स्टॉक में या फिर इस फंड में ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। पैसा तो हम वहीं लगाएँगे, सिर्फ पैसा हमारे पास होने की वजह से हम पैसा लगा दें, ये तो पता नहीं बहुत लॉजिकल होता नहीं होगा। क्या होता है फिरोज़ साहब? लक्ष्मण जी देखिए, पैसा है, आप ये देखें कि कितना पैसा है। फंड मैनेजर के पास घना है, 150 फंड मैनेजर है, बट इंडिया के देश के पास सिर्फ 6.7% इक्विटी है। हुँ, ओके, आज आप देखें महालक्ष्मी जैसे शहर में मेरे एक कोलीग ने 20 करोड़ रुपए में 2800 स्क्वायर फीट खरीदा। राइट, नीचे आते हैं तो निकलना, उस गली से निकलना आधा घंटा लगता है, बट 20 करोड़ में घर खरीदा। तो पैसा तो लग रहा है। राइट, आप मैनहट्टन में इससे सस्ता खरीद सकते बट नहीं जाते। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि आज भी जितना भी इक्विटी में बहुत पैसा आ रहा है, सब कहते हैं यार अनाप शनाप पैसा आ रहा है, 6.7% ऑफ 950 लाख करोड़ ही आया है, 53% डिपॉजिट में है। और वो बैंक के ही दुखी हैं कि बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही। अब 53% से ज्यादा क्या चाहिए आपको? सो पॉइंट ये है कि इक्विटी मार्केट में पैसा आया है बिकॉज 140 करोड़ लोगों का देश है। सो वो पैसा आएगा। आप 2021 की एफआई छोड़ दीजिए, उसके बाद 4.25 साल हुए हैं, 15.5 लाख करोड़ आ चुका है अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। 15.5 लाख करोड़ उसी दौर में एफआई ने जीरो डाला। मेरा ये अंदेशा है हुँ, कि अगर इक्विटी मार्केट में कोई और बड़ा पैराडाइम शिफ्ट, बड़ा इक्विटी कल्ट ना भी बने, तो अगले 8 साल में 52 लाख करोड़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन डालेंगे। ये है। अब इसमें पी डी रेटिंग होने की संभावना कम है। माना कोई एफआई से बात करता हूं तो बड़ा निराश होता है, इक्विटी मार्केट इंडिया की बड़ी ओवररेटेड। ये साइकिल हर कोई देश जा चुका है। यूएस में 100 की पीई भी देखने को मिली है जब 401 के में इक्विटी को इंक्लूड किया गया। सो बहुत सारे देश, जापान, वो सब बबल देख चुके हैं। अभी इंडिया वो बबल देखा नहीं है। तो आज कहीं और बैठ के लोग बोलते हैं कि इंडियन इक्विटी एक्सपेंसिव है। दिस साइकिल ऑफ डोमेस्टिक लिक्विडिटी गेटिंग इनटू इक्विटी हैज नॉट प्लेड आउट फॉर इंडिया, हैज प्लेड आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द फोर लार्ज इकोनॉमीज। सो पैसा आएगा, इसका यही मैं मतलब ये नहीं कुछ भी अनाप शनाप खरीदो, और खरीद भी नहीं रहे। अनाप शनाप नहीं खरीद रहे। आप देखिए 250 कंपनी में से 250 कंपनी एनएसई स्मॉल कैप 250 में से आपके पास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 80 स्टॉक से ज्यादा पे अभी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं मिलेगी। हुँ, राइट, विच आई थिंक इज वेरी वेरी गुड। वो ऐसा नहीं कर रहे भाई 250 स्टॉक है पूरों को पैसा दे देते, नहीं दे रहे। 80 स्टॉक से ज्यादा की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन लक्ष्मण जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट अहम सवाल पूछा था। आजादी के दिन आपको किस स्टॉकों से आजादी मिले? अगर आपको वो अपने पोर्टफोलियो में चेक करना है तो एक
मैथमेटिकल तरीका बताता हूँ, ओपिनियन ओरिएंटेड नहीं, क्योंकि ओपिनियन तो दे नहीं सकते, 2000 स्टॉक है और शो भी हमारा ऐसा है। तो आपको ये देखना है, कोई भी स्टॉक आपका पिट गया हो, नीचे आ चुका हो, बट उसमें अगर रिटेल की होल्डिंग कम हुई है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है, तो धीरज रखें। म्यूचुअल फंड की ओनरशिप घटी है, रिटेल की बढ़ी है और डाउन इन द डंप है, ये पहला फिल्टर होगा आपका देखने के लिए कि कैसे स्टॉकों में ये हुआ है। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको ओनरशिप की चेंज दिख जाएगी क्वार्टरली, वो आप देख लें। अगर मेरा स्टॉक 30% गिर चुका और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम की हो, तो मैं भी उसको थोड़ा ज्यादा स्केप्टिकल नजरिए से देखूं। ये एकमात्र कंडीशन नहीं होती, बट आपके अगर 50 स्टॉक है, उसमें से ये 5 स्टॉक आपको फिल्टर करेगा, फिर उसके बाद थोड़ी ज्यादा होमवर्क करने की क्षमता होती है इंसान के पास, वो करना चाहिए। हम्म। नहीं, इसमें थोड़ा सा और समझा दीजिए मुझे, फिर मैं जाऊंगा जैन साहब के पास। कि मान लिया कोई स्टॉक 30% गिर गया और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5% कम हो गई, तो क्या आपका फॉर्मूला वहां बैठता है कि नहीं, कि 30% अगर स्टॉक गिरा तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी उतनी गिरी हो, तभी आपको चिंता करने की जरूरत है? तो 30% गिर गया स्टॉक, आपने पहला ये चेक किया कि म्यूचुअल किसकी कम हुई ओनरशिप, किसकी बढ़ी। हाँ। अगर एफआईआई की बढ़ी, म्यूचुअल फंड वाले की बढ़ी, तो ये पॉजिटिव साइन है। और बड़ी है तो कहीं ना कहीं तो घटी होगी, या तो फिर प्रमोटर की घटी होगी, या अदर्स कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी में घटी होगी। अदर्स कैटेगरी में पार्टनरशिप फर्म्स आती हैं, कॉर्पोरेट्स आते हैं। रिटेल कैटेगरी में इंडिविजुअल आते हैं, एचएनआई जो बड़ा आदमी है वो भी रिटेल में आता है, नॉमेनक्लेचर का फर्क है। तो अगर इंस्टीट्यूशनल बड़ी है, रिटेल एंड अदर्स घटी है, तो नो प्रॉब्लम। हाथ बदला है फ्रॉम इम्पेशेंट इंडिविजुअल्स टू पेशेंट इंस्टीट्यूशंस, दैट्स द प्रिंसिपल। अगर आपका 30% स्टॉक घटा, फिर आपने इंटरनेट पे देखा कि ये स्टॉक की ओनरशिप कैसे बदली है लास्ट क्वार्टर में, और रिटेल वाले ने बढ़ाया है बट म्यूचुअल फंड वाले ने और एफआईआई ने घटाया है, तो आप बोलेंगे यार ये इंस्टीट्यूशन के हाथ से शेयर गया है रिटेल के हाथ में, तो बहुत सारी स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हुई है। ये ज्यादातर ये हाइपोथेसिस मैंने टेस्ट की हुई है, इसलिए कह रहा हूं। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी गुड फर्स्ट। इंटरेस्टिंग है। हाँ,